अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंगाई की सब डिवीज़न हमने स्टार्ट की हुई थी बेसिडियो माइकोटिना, जिसका आज हम एक जीनस पढ़ेंगे आस्ट्रीलेगो, जिसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो कि पैरासाइट है और ख़ास तौर पे वीट पे कॉर्न पे इनका अटैक होता है। और इसकी जनरल कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रीलेगो ट्रीटिसाई इसे पढ़ते हैं। ऑस्ट्रीलेगो इज़ अ जीनस ऑफ समट फंगाई। अच्छा, समट का लफ्जी मतलब क्या है, आप लोगों को क्लियर है या मैं इसको एक्सप्लेन करूं थोड़ा? समट सर बता दो। अच्छा, समट कहते हैं, ये लफ्ज निकला हुआ है सूट से, SOSOOT, सूट। ब्लैक। जी, कोई मेंबर बोल रहा था आप लोगों में से? अच्छा, सूट कहते हैं बिल्कुल ब्लैक, सूट कहते हैं ब्लैक को, कालक। जी जैसे मैंने कहा जैसे कि जी, जैसे कार्बन ब्लैक है या शू पॉलिश है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। समट उससे है। इसमें जो ऑस्ट्रीलेगो है ना, समट फंगाई है, तो ये क्या करता है, जब ये प्लांट के ऊपर अटैक करता है, अटैक करके जब ये अपने स्पोर प्रोड्यूस करता है, वो स्पोर बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक पाउडरी मैस होता है स्पोर का, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समट भी कहते हैं। इट इज़ अ फैकल्टेटिव पैरासाइट, it is a facultative parasite and cause a disease called as smut। वो ब्लैक स्पोर की वजह से इसे समट कहते हैं। समट क्यों कहेंगे? ब्लैक पाउडरी मैस ऑफ स्पोर की वजह से। द जीनस क्लेम 400 स्पीशीज, इट्स वेरियस स्पीशीज अटैक द ओवरीज ऑफ ग्रासेस। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है, इसका मैं थोड़ा ओवरव्यू भी दे देता हूँ, सुनिएगा। अब यहाँ पे जो लाइन नंबर 2 है ना, इसमें वो कह रहा है कि इट्स वेरियस स्पीशीज अटैक द ओवरीज ऑफ ग्रासेस। अब देखें आप लोगों को ना, जितना हमने आगे डिस्कस करना है इस ऑस्ट्रीलेगो के बारे में, मैं अभी आप लोगों को ना 5 मिनट में कोशिश करता हूँ सारे को एक्सप्लेन कर दूँ, बाद में फिर हम रीडिंग करके एक्सप्लेन करते हैं। सुनिएगा उसका ओवरव्यू सारा क्या है। अब देखें, एक जैसे प्लांट है, गंदम है, वीट है, ठीक है। वीट के ऊपर फ्लावर लगते हैं। आप लोग कहेंगे सर फ्लावर नज़र तो नहीं आते। अब फ्लावर की दो टाइप्स होती हैं, जो हमने बॉटनी डी में भी एक्सप्लेन करनी है। एक होता है सिंपल फ्लावर और एक होता है शोई फ्लावर। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर। एक होता है सिंपल फ्लावर और एक होता है शोई फ्लावर। सिंपल फ्लावर वो होता है जिसके अंदर सेपल भी होंगी, उसके अंदर ये स्टेमन कार्पल भी होंगे, लेकिन पेटल नहीं होंगे। तो दूर से देखेंगे ना हम लोग उसे, वो हमें नज़र ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे ग्रीन ग्रास ही खड़े हैं सारे। जैसे गंदम है, वीट प्लांट को देखें ना, हमें वहाँ पे फ्लावर हैं उसमें, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते क्योंकि वो सिंपल फ्लावर है। दे आर नॉट शोई फ्लावर, दे डू नॉट कंटेन पेटल्स। क्योंकि जो पेटल है ना, कलर है, हमें कोई भी फ्लावर दूर से नजर आता है, वो अपनी पेटल की वजह से नजर आता है, ठीक है। दूसरे होते हैं शोई फ्लावर, जो हमें दूर से नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, कलर्ड पेटल होती है। तो अब ये क्या होगा, गंदम का प्लांट है, हरे भरा खेत है, ठीक है, उसके ऊपर नया सिट्टा, कर्नल्स, फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। अब किसी दूसरे फील्ड से ऑस्ट्रीलेगो ट्रीटिसाई के स्पोर यानी समट के स्पोर आके गिरते हैं, ब्लैक स्पोर, ठीक है। वो स्पोर आके इन फ्लावर के ऊपर गिरेंगे। अब देखिए फ्लावर है ना, गंदम का जो फ्लावर है, सिट्टा जिसे कहते हैं, कर्नल्स, एक एक फ्लावर है। अच्छा, उसमें देखोगे आप लोग, फ्लावर के ऊपर जब वो स्पोर गिरेगा, वो उसकी कार्पल पे गिरता है आके स्पोर, ठीक है। कार्पल पे स्पोर गिरेगा, कार्पल पे जब उसे नमी मिलेगी, टेम्परेचर ऑप्टिमम मिलेगा, तो वो स्पोर जर्मिनेट करेगा, अपनी हाइफी बनाएगा, डाइकैरियोटिक हाइफी होगी इसकी, क्योंकि बेसिडियो माइकोट से ताल्लुक है। अब वो हाइफी ग्रो करती करती गंदम के फ्लावर्स, वो जो सिट्टे में फ्लावर होते हैं, कर्नल्स वगैरह, वो फ्लावर के अंदर, उस कार्पल के अंदर वो हाइफी ग्रो करती हुई ओवरी के अंदर जाएगी। अब आप लोगों को पता है कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से सीड बनता है, ठीक है। अब वो अब वो हाइफी कहाँ चली गई है, उस ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जाएगी, जाके ये कवर कर लेती है, उसके गिर्द ग्रो करती है
सीड के गिर्द, जो कि वहां पे ग्रोइंग सीड है, यानी वो ओव्यूल से जो सीड बन रहा है उसके साथ साथ वो भी ग्रो करेगी हाइफी, और अपने आप को डार्मेंट कर लेती है। ठीक है, अब उस ओव्यूल से जब सीड बन जाएगा तो उस सीड के अंदर ये हाइफी भी होगी, किसकी, समट की, ऑस्ट्रेलेगोट्रिटिसाई की, जो कि कार्पल के ऊपर स्टिग्मा पे ग्रो करती हुई स्टाइल के अंदर से गुजरती हुई ओवरी के अंदर पहुंचती है, पहुंच के ओव्यूल को अटैक करती है, ओव्यूल से बनेगा सीड, और उस सीड के अंदर ये इसकी हाइफी भी होगी, और वो हाइफी होगी डार्मेंट। अब आप लोगों ने देखा कि भाई इसके ऊपर, अभी गंदम के ऊपर गंदम पक चुकी है, अब उसकी हार्वेस्टिंग का सीजन स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, अब गंदम के सिट्टे पे दाने लगे हुए हैं, और दानों को हमने क्या किया, वो हार्वेस्ट करके दाने हासिल कर लिए, ग्रेन्स, कर्नल्स कहते हैं, ग्रेन्स हमने हासिल कर लिए। अब वो ग्रेन्स क्या है, इन्फेक्टेड सीड है, बाहर से दाना बिल्कुल क्लियर होगा, अंदर उसके क्या है, वो हाइफी है लेकिन वो डॉर्मेंट है। अब अगला सीजन आ गया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलेगोट्रिटिसाई का जो लाइफ साइकिल है ये 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट होता है। अब अगले सीजन में जाके हमने गंदम के दाने वगैरह की सोइंग की, उन सीड की जब जर्मिनेशन होगी, ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो से नया सीडलिंग बनेगी। अब जैसे उससे सीडलिंग बनेगी वो सीड जर्मिनेट करेगा, सॉइल के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, नमी, मॉइस्चर उसको मिला हुआ है, तो जब वो सीड जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग बनेगा, उसके साथ साथ वो हाइफी भी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। अब उससे सीडलिंग निकली, सीडलिंग से पौधा बनता जा रहा है, साथ साथ उसके स्टेम पे, उसके लीफ पे वो हाइफी भी ग्रो करती जा रही है। ठीक है, अब जितना भी उसका स्टेम है, उसके लीफ है, खास तौर पे लीफ है, वो हाइफी उन लीफ के मीजोफिल सेल्स की तरफ मूव करेगी, साथ साथ उसके ऊपर मूव करती जा रही है। जब वो पौधा मैच्योर होने लगेगा उसके ऊपर फ्लावरिंग आएगी, इन्फ्लोरेसेंस होगा, जब वो फ्लावरिंग ग्रो करे, जब उसके ऊपर फ्लावरिंग आएगी तो वो जो हाइफी है ना, उसके हर फ्लावर की ओवरी पे, उसके प्लांट के ऊपर अटैक करेगी, और उसकी सारी खुराक ये हाइफी खा जाएगी। अब हाइफी क्या होगी, हाइफी फिर आगे जाके डेवलप करेगी अपने बेसिडियो कार्प, जिसे नाम देंगे, ठीक है, बेसिडिया, जो कि स्पोरेंजिया इसके, उसके अंदर ये स्पोर ग्रो करेंगे, टीलियोस्पोर जिसे कहते हैं, ब्लैक कलर के स्पोर, इस समट फंगाई के जो ब्लैक स्पोर है, टीलियोस्पोर है, ये ग्रो करेंगे। अब वो जो पूरा जो कर्नल्स है, अब उसमें दाने नहीं है, बल्कि जो दाने ग्रो करने थे, जो ओव्यूल ने ग्रो करना था, वो सारी खुराक तो ये स्पोर खा गए। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, दानों की जगह पे स्पोर होंगे, वो जो कर्नल्स है वो ब्लैक स्पोर से भरे हुए होंगे। कभी आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ हो गंदम के फील्ड में जाने का, कोई एक आध सिट्टा ब्लैक हुआ खड़ा होता है, बिल्कुल ब्लैक होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आग लगा दी थी यहाँ पे। वो जो ब्लैक स्पोर है ना, अब वो सारा जो कर्नल्स है, वो जो पूरा सिट्टा है ना उसका, कर्नल्स का, दानों का, अब वो सारा किससे भरा हुआ होगा, ब्लैक स्पोर से। यूं करके ये ब्लैक स्पोर आगे देखें, लाइन नंबर 3 से क्या है, होल एयर्स, वो जो गंदम के जो बालें वगैरह कहते हैं जिसे हम लोग, वो जिसके अंदर सीड होते हैं, छिलका होता है, अब वो सारा किस चीज से भरा हुआ है, प्रोड्यूसिंग अ ब्लैक पाउडरी मैस ऑफ स्पोर्स, और यूं करके इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन द होस्ट, अपने होस्ट पे ही कंप्लीट करेंगे, चाहे एक सीजन है, 2 सीजन है। अब ये नॉर्मली 2 सीजन में ग्रो करता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, अपने ही होस्ट पे कंप्लीट करना अपना लाइफ साइकिल। तो ऐसे पैरासाइट को क्या कहेंगे, ऑटोओशियस, अपने ही होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना। ऑस्ट्रेलेगो इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री एंड इट्स वेरियस स्पीशीज अटैकिंग व्हीट, मेज, कॉर्न, ओट एंड बार्ले। जी, आइडिया हुआ आप लोगों को अब कुछ? जी सर। ये देखें, यहाँ पे देखें आप लोग, इस वक्त देखें, ये जो डायग्राम आप लोगों के सामने है, देखिए, ये देखें, बिल्कुल उसका जो पूरा जो एक एक एयर, ये वाला जिसके अंदर दाने होते हैं, ये सारे क्या चीज हो चुके हैं, ये इनके इन्फेक्टेड समट के स्पोर हैं, ब्लैक स्पोर हैं। अब यहाँ पे देखें, ये बार्ले, ये देखिए उन्होंने हमें बताया है, अब ये पूरा इसके ऊपर जितने भी एयर्स है वो नहीं है, अब ये ब्लैक स्पोर है सारे।
ये डायग्राम को देखोगे फिर आप लोग इससे पूछोगे। उसके बाद देखें, द डिजीज मेक इट्स अपेयरेंस व्हेन एयर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो जो जिसके अंदर दाने उसके सीड ने ग्रो करना है। द एयर्स इन डिजीज प्लांट एमर्ज अर्लियर देन द हेल्दी प्लांट। ऑल फ्लावर आर रिप्लेस्ड बाय ब्लैक पाउडरी मैस ऑफ स्पोर। जिस पौधे पे अटैक होगा, नए पौधे पे जिसके इन्फेक्टेड सीड से हमने ग्रो करवाया, उसके ऊपर अब सारे क्या होंगे, ब्लैक स्पोर ग्रो करेंगे। दी स्पोर्स आर कॉल्ड एज क्लेमाइडोस्पोर्स आर टीलिटोस्पोर्स। इन यंग स्पाइकलेट्स द स्पोर आर कवर्ड बाई अ स्लाइवरी मेम्ब्रेन। उसके ऊपर मेम्ब्रेन होते हैं जिसके अंदर स्पोर कवर्ड होंगे, जैसे गंदम के दाने के ऊपर छिलका होता है। विच बर्स्ट बिफोर एमर्जेंस ऑफ एयर्स व्हेन द स्पोर आर ब्लोन अप। जब स्पोर यहाँ से ब्लोन ऑफ उड़ गए यहाँ से, ओनली द सेंट्रल एक्सेस, वो जो मेन तना होता है सिट्टे का, ऑफ द इनफ्लोरिसेंस इज लेफ्ट बिहाइंड। अब इनफ्लोरिसेंस कहते हैं फूलों के गुच्छे को। अब गंदम का जो सिट्टा है ना, वो इनफ्लोरिसेंस है एक्चुअली में। देखें, एक फ्लावर से यहाँ पे एक सीड ग्रो कर रहा है। अगर एक गंदम के सिट्टे पे 15 दाने हैं तो समझे यहाँ पे कितने फ्लावर ने ग्रो किया था, 15 फ्लावर ने। द डिजीज इज सीड बॉर्न। अब ये डिजीज क्या है, सीड बॉर्न है, क्योंकि अपना लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, यानी 2 सीजन में कंप्लीट करता है। तो पहले सीजन में ये क्या करेगा, सीड बॉर्न है, उस सीड को अटैक करता है। ठीक है, द डाइकैरियोटिक हाइफी ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन अ सीड। क्लियर हो गई ये बात जो मैंने अभी आप लोगों से बताई, कि पहली बार जब ये पौधे के फूल पे अटैक करता है तो उसकी सीड में जाता है ये, इसकी हाइफी। When the infected seed are sown, जब अगले सीजन में हम इनको ग्रो करवाएंगे, देन क्या होगा, द एम्ब्रियो स्टार्ट जर्मिनेशन। द डार्मेंट माइसीलियम, उस सीड के अंदर जो हाइफी डार्मेंट हो चुकी थी, तो वो भी क्या करेगी, अब अपनी जर्मिनेशन करेगी, बिकम एक्टिव एंड कीप ऑन ग्रोइंग द एपिकल मेरिस्टेम विदाउट काजिंग हार्म्स टू द प्लांट। अब ये पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उसके तने पे, फ्लावर पे, उसके लीफ के साथ ग्रो करती हुई उसके ऊपर कब जाके अपना अटैक करेगी, ब्लैक स्पोर बनाएगी, जब उसके ऊपर इनफ्लोरेसेंस बनेगी। व्हेन द एयर्स आर प्रोड्यूस्ड, वो जो गंदम का सिट्टा है, द माइसीलियम एंटर द फ्लावर प्राइमोर्डियल और अल्टीमेटली फॉर्म अ मैस ऑफ हाइफी इन द ओवरीज ऑफ यंग फ्लावर। अब जो नए फूल उसके ऊपर ग्रो करने हैं, उनकी ओवरीज तक ये हाइफी ग्रो करके जाएगी। द मैस ऑफ हाइफी कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सेल्स विच आर बाइन्यूक्लिएटेड। The wall of each cell gelatinized and its protoplasm secrete a thick wall around itself and transformed into a spore. Binucleated शॉर्ट सेल्स होंगे, साइटोप्लाज्म इनमें कम होगा, तो ये अपने ऊपर एक थिक वॉल डेवलप करेंगे और क्या बन जाएगी, इनकी स्पोर। These spores are produced in such a large number that whole inflorescence become transformed into a black powdery mass around the central axis. The spore are called as chlamydospore or teletospore. Each spore is unicellular and binucleate. एक सेल का होगा जबकि न्यूक्लियस उसके अंदर 2 होंगे। The wall of spore is very thick and its surface is variously sculptured, यानी कि उसकी सरफेस क्या हो जाती है, रफ सी हो जाएगी, द टूटी फूटी सी, इस तरीके से। द थिक स्पोर वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर। आउटर वॉल फॉर एक्सोस्पोरियम, ये स्पोर की वॉल को कहते हैं, जो कि थिक होती है, जबकि इनर वॉल क्या होती है, उसकी थिन होती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। डिस्पर्सल ऑफ स्पोर है, ये विंड के जरिए, इंसेक्ट के जरिए, पानी के जरिए ये मूव करके जाते हैं स्पोर। समझ आ रही है ना आप लोगों को? सर सेकंड पैराग्राफ में एपिकल मेरिस्टेम का जिक्र हुआ है, इसका ये किस चीज की एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम की या किस चीज की? नहीं, सुने, मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ। गंदम कोई भी प्लांट है ना, जब हम लोग उसके सीड वगैरह को ग्रो करते हैं तो छोटी सी एक ग्रीन हरी कोम्पल निकलती है, जो पहली जर्मिनेशन है, उसे हम लोग कहते हैं सीडलिंग। किसी भी प्लांट का जो सिरा होता है ना, टिप वाला सिरा, उस जगह को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब जैसे जैसे पौधा, गंदम का एक नया बीज हमने उगाया, वो पौधा ग्रो कर रहा है, ग्रो करता हुआ अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी जो एपिकल मेरिस्टेम से वो ग्रो करता है, तो एपिकल मेरिस्टेम के साथ साथ ये हाइफी भी ग्रो करती जाएगी।
अपनी ग्रोथ करती जाएगी। जब गंदम के पौधे पे जाके एयर डेवलप करेंगे, इनफ्लोरेसेंस फ्लावर लगेंगे, तब जाके उसके फूल की ओवरी में जाके ये हाइफी स्पोर बनाएगी। एपिकल सर यहाँ पे मेरिस्टेम, मेन एक्सिस को एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं। हाँ जी, किसी भी प्लांट की जो टिप वाला पोर्शन है जहां से उसकी ग्रोथ हो रही होती है उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब देखिए कोई भी प्लांट आपके सामने है, ठीक है, बिल्कुल टिप के ऊपर नरम सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, वहां से पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है, उस जगह को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम शूट के ऊपर भी होती है, रूट की टिप, और शूट की जो टिप है जहां से उन्होंने ग्रो करना होता है, साइज बढ़ा रहे होते हैं, उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब है एपिक्स, एपिक्स कहते हैं चोटी वाला हिस्सा। अब उसके साथ है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का मतलब है जिसमें लिविंग सेल्स होती हैं, ऐसे सेल्स जो सेल डिवीजन करें, नए सेल बनाएं, उन्हें कहते हैं मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम ये होती है रूट की टिप पे या शूट की टिप पे, तो ये ग्रोथ करती है, नए सेल बना के देती हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका? जी सर समझ आ गया। अच्छा, इसके साथ ना मैं एक और बात ऐड करूं, एक होती है, ये तो हो गई एपिकल मेरिस्टेम, ठीक हो गया, एक होती है लेटरल मेरिस्टेम। अब कोई भी स्टेम में तना है पौधे का, उसके सेंटर में जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम फ्लोएम के दरमियान में भी एक मेरिस्टेम होती है जो कि पौधे के तने के अंदर में नए सेल ऐड करके पौधे के तने की चौड़ाई में इजाफा करते हैं, विड्थ को, डायमीटर को बढ़ाते हैं, और उस मेरिस्टेम को कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। सर हम ये कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो लेंथ बढ़ाती है और डायमीटर जो है वो लेटरल मेरिस्टेम बढ़ाता है। एग्जैक्टली और इसी से दो टर्में और फिर आगे बनेंगी, चलिए साथ साथ एक्सप्लेन कर दूं। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से पौधे की लंबाई में इजाफा होता है, इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और लेटरल मेरिस्टेम की वजह से पौधे के डायमीटर में इजाफा होता है, चौड़ाई में, इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है सर। अब उसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। अब ये स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे, देखें, द स्पोर डू नॉट फंक्शन एज रेस्टिंग स्पोर, दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। अब देखें, यहां से स्पोर बन गए ब्लैक, अब ये यहां से हवा के जरिए, इंसेक्ट के जरिए मूव करके जाएंगे किसी और हेल्दी फ्लावर पे, ठीक है, किसी और हेल्दी फ्लावर पे जाएंगे, उसके फूल के स्टिग्मा पे गिरते हैं, एंड जर्मिनेट टू इन्फेक्ट द, देखें ये जो ऊपर जहां पे जर्मिनेशन ऑफ स्पोर की बात है ना, ये बात है पिछले एक पुराने फ्लावर के स्पोर वहां से गिर के एक नए फ्लावर पे आए, जहां से मैंने बात शुरू की थी, उसके स्टिग्मा पे गिरेंगे, स्टिग्मा पे गिरने के बाद ये ओवरी जर्मिनेट, ओवरी के हाइफी बनते हुए जाएगी उसकी ओवरी के अंदर। देखें, द जर्मिनेट टू इन्फेक्ट न्यू बॉर्न एयर्स, वो जो गंदम के पौधे पे स्पाइकलेट्स होते हैं, छिलके जिनके अंदर दाने होते हैं, उनके ऊपर जाके ये इन्फेक्ट करते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन रेंज फ्रॉम 20 to 30 बिफोर जर्मिनेशन। अब देखें, जर्मिनेशन से पहले उस स्पोर के अंदर दो न्यूक्लियाई थे, अब वो क्या करेंगे, आपस में साइन कैरी ऑन करेंगे, न्यूक्लियस की फ्यूजन करेंगे और एक जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिप्लॉइड। अब वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करेगा, रिडक्शन डिवीजन करेगा। In the meantime, a short germ tube of promycelium is produced. एक short germ tube यहाँ से बनेगी। The promycelium is also called epibasidium. अब यहीं से इसने क्या करना है, अपने आगे वाला स्टेज कंप्लीट करनी है, एक सवालन पोर्शन बनाएगा बेसिडियम, बेसिडिया। फोर हेप्लाइड न्यूक्लियाई फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मियासिस आर माइग्रेटेड टू द प्रोमाइसीलियम। अब वो माइसीलियम हाइफी की तरफ मूव करेंगे, these are called as primary mycelium. The mycelium consists of hyaline transversely septate producing 4 cell. अब वो उस एक माइसीलियम में क्योंकि 4 न्यूक्लियाई थे, 4 सेल्स क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे। सो द सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सुअल स्टेज टेक प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस, 2 of these nuclei as are plus strain and 2 of minus strain। अब देखें इसमें बात क्या कर रहा है, मियासिस के नतीजे में वो जो 4 स्पोर बने हैं, 4 न्यूक्लियस बने, अब उनमें से क्या होंगे, 2 पॉजिटिव स्ट्रेन और 2 नेगेटिव स्ट्रेन का नाम देंगे। इन ऑस्ट्रेलेगोट्रीटिसाई द प्रोमाइसीलियम जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द हाइफी,
directly, which is then conjugated to produce dikaryotic hyphae. No basidiospore are produced. यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्पोर प्रोड्यूस नहीं होगा कि देखें दो न्यूक्लियाई पॉजिटिव स्ट्रेन और दो होंगे नेगेटिव स्ट्रेन के। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों अपनी अपनी हाइफी बनाएंगे, ठीक है। अब वो हाइफी आपस में क्या करेगी, कंजुगेशन करेगी। कंजुगेशन से मुराद क्या है, प्लाज्मोगेमी करेगी, देन कैरियोगेमी करेगी और डाइकैरियोटिक हाइफी उनके सामने आएगी। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने बात करना है, शुरू में डाइकैरियोटिक हाइफी थी, उसी हाइफी ने आगे जाके बेसिडिया बनाया, स्पोर वगैरह बनाए, उस स्पोर से अब क्या बन रही है, आगे जर्मिनेशन हो रही है। अब यहां से क्या करेगा, डाइप्लोफेजिक माइसीलियम, डाइप्लोफेजिक माइसीलियम इन्फेक्ट द ओवरीज, ग्रो इंटरसेलुलरली एंड अल्टीमेटली इन्वेड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को इन्वेड करेंगे। अब एम्ब्रियो से जब बनेगा सीड, उसके साथ साथ ये हाइफी यानी माइसीलियम भी क्या हो जाएगी, डॉर्मेंट हो जाएगी। अब वो जो अब जो आगे रिजल्ट के तौर पे सीड सामने आया वो बिल्कुल हेल्दी सीड है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो माइसीलियम यानी हाइफी क्या है, डॉर्मेंट है। अब आगे ये इनका इन्फेक्शन है। आप लोग ना इसको रीड करें, ये जो सामने आप लोगों को समट की टाइप नजर आ रही है, 3 टाइप है, इनको आप लोग रीड करें अभी जी। सर पढ़ लिए। जी ये आप लोगों के सामने ना समट फंगाई की ये 2 टाइप्स हैं, एक है लूज समट है और एक है कवर्ड समट है। इकोनॉमिकली द समट आर वेरी इंपॉर्टेंट काजिंग समट डिजीज
to food crops as well as to ornamentals, resulting in losses worth millions. The smut diseases are of two types. नंबर वन पे है लूज smut है. इन लूज smut द स्पोर आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, जबकि कवर्ड smut में क्या होगा, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होगी, जो एक्चुअल इनका डिफरेंस है. बाकी करेक्टर क्या है इनके, आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, they are directly exposed to the air at the time of flowering and can be easily disseminated by wind in loose smut of wheat, oat and dobe grass. मुख्तलिफ ग्रासेस के ऊपर भी ये अटैक करते हैं और उनके जो जब भी फ्लावरिंग आती है, अगर उनके ऊपर स्मट फंगस के स्पोर आके अटैक करते हैं तो वो अपना ब्लैक स्पोर मैस बनाएंगे जिनके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं होंगे. कवर्ड स्मट है. इन कवर्ड स्मट द स्पोर रिमेन एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेनस covering of the grain. Mature spores are not directly exposed to the air and cannot be disseminated by wind. अब यहाँ पे क्या चीज़ है, वो विंड के ज़रिए इजीली क्या हो जाती हैं, एयर को एक्सपोज होंगे और उनकी स्प्रेड होगी. अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये डायरेक्ट जैसी स्पोर ग्रो करेंगे, जब भी स्पोर बनेंगे, स्पोर बन गए, उनके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन की कवरिंग है. अब वो सेपरेट मेम्ब्रेन वो ब्रेक करेगी, ठीक है. अब फिर आगे क्या करेंगे, ये आगे अपने ट्रैवल करते हैं और अदर प्लांट को अटैक करते हैं. दे आर लिबरेटेड ओनली व्हेन द वॉल ऑफ ग्रेन इज ब्रोकन इन कवर्ड smut ऑफ बार्ले एंड शुगर केन. ये है इनकी, एक लूज है और दूसरा कवर्ड है. ये आप लोगों के सामने है लूज smut ऑफ व्हीट लाइफ साइकिल. अगर हम देखें यहाँ पे पहले, ये इसका ब्लैक स्पोर है, स्क्रीन पे आप लोग देखें, ये इसका ब्लैक स्पोर है, टीलियोस्पोर है, जिसे टीलिटोस्पोर भी कहेंगे. बाई न्यूक्लिएट है. देन क्या करेगा, ये अपनी कैरियोगेमी करेगा, साइन कैरियन करेगा, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा. फिर ये अपनी क्या करेगा, मियासिस करेगा, ठीक है. मियासिस करके अपने अंदर ये न्यूक्लियस बनाएगा. देखें, एक से एक पहले क्या करेगा मियासिस में, आप लोगों को पता है कि वो मियासिस 1, मियासिस 2, देन यहाँ पे देखें आप लोग 4 न्यूक्लिएट स्टेज है. साथ ही साथ ये न्यूक्लियस बनेंगे और बनने के साथ ही हाइफी ग्रो करेंगे, अपनी हाइफी को बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है. और टीलिटोस्पोर है, और यही फिर आगे क्या करेगा, देन वही जो देखें 4 न्यूक्लियस हैं, क्लियर, ठीक है. 4 न्यूक्लियस से फिर क्या बनेंगे, 4 माइसीलियम हाइफन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. वही फिर अपने ऊपर क्या करेंगे, थिक वॉल डेवलप करेंगे और वो क्या बन जाएंगे, बेसिडियोस्पोर, जिन्हें हम नाम देते हैं. ये है इनका. बाकी बेसिक मैकेनिज्म है वो इनका सेम है जी. जी, इसमें से आप लोग डिस्कस करें पॉइंट अपना.
जी, इसको आप लोग ना रीड करें, डायग्राम को भी ड्रा करें। ड्रा करने के साथ साथ ना आप लोग ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ लें, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके भी आप लोग अपना पॉइंट पूछ लें ऑस्ट्री लेगो के बारे में, उसको फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। जी, ये इसकी लास्ट वाली मार्फोलॉजिकल करैक्टर है, इसको थोड़ा पिक को मैं मिनिमम साइज कम करता हूँ। ये देखिए, ये इसकी ओवरऑल मार्फोलॉजिकल समरी है। ये क्लियर आप लोगों को? जी, चलें आप लोग ना इसको ड्रा भी करें, ठीक है, ड्रा करें, साथ इसको रीड करके ना आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों का होता है वो ग्रुप में आके लाजमी पूछिएगा। वीडियो को मैं स्टॉप करने लगा हूँ। ऑस्ट्री लेगो को अगला जो लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह, वो हमारा टॉपिक होगा इसमें कि हम लोग इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने के, और उसके साथ साथ हम लोग आगे जो पक्सीनिया है उसको भी रीड करेंगे इंशाल्लाह। अगला टॉपिक हमारा होगा कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज करके डायग्राम बना के फिर आप लोग अपना क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।